हेलो एवरीवन। होप आप सब अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जो नए एस्पिरेंट्स हैं वो 72nd प्रीलिम्स की तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि इसके भी सीट्स आने की सूचना मिल रही है। जो 71st के मेंस कैंडिडेट हैं वो अपने मेंस को अच्छे से अपने प्रिपरेशन को धार दे रहे होंगे, और 70th वाले कैंडिडेट्स अभी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस की बात करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने 68 बीपीएससी में रैंक 14 लाई थी और सब रजिस्ट्रार के पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो उस इंटरव्यू में कैसा क्या हुआ, एक रियल इनसाइडर व्यू मैं आप सबको देना चाहूँगा कि कैसा वो माहौल होता है, कैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मुझसे जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जैक्ट मैं उनको आपके सामने रखूँगा। और इससे बहुत सारे मिथ जो हैं वो आपके टूटेंगे, और मैं इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करते ही आपको बताऊंगा कि क्या मिथ होता है और वहाँ पे असल में मुझे कैसा फील हुआ, ताकि जो एक क्लटर और जो एक नॉइज बना हुआ रहता है वो दूर हो सके उन सब एस्पिरेंट के लिए जो आगे कभी इंटरव्यू में जाएंगे, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो 70th बीपीएससी का भी इंटरव्यू देंगे, जिसके डेट्स आ चुके हैं 21 जैन से। अभी डिटेल शेड्यूल आना बाकी है, लेकिन 21 जन से उनका इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले डीवी होता है। ठीक है, डीवी का शेड्यूल आ चुका है, आप लोगों का डीवी हो भी गया होगा, कुछ लोगों का होने वाला है। जब सबका डीवी खत्म हो जाता है उसके बाद इंटरव्यूज स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको फिर से वही पटना में बीपीएससी भवन में आपको जाना पड़ता है और वहाँ पे आप देते हैं। वहाँ पे आपके शिफ्ट फिक्स रहते हैं, या तो फर्स्ट शिफ्ट में आपका होगा या सेकंड शिफ्ट में होगा, और आपको उसी तरह वहाँ पे वापस सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जाके रिपोर्ट करना होता है। वहाँ से फिर आपको फ़ोन वगैरह जो भी चीज़ें आप एक जगह रख लेते हैं, आप सबको एक कमरे में ले जाया जाता है और वहाँ पे ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। और यही ग्रुप्स जो होते हैं वही एक पर्टिकुलर बोर्ड में जाने के लिए डिसाइड हो जाता है कि 4-5 ग्रुप है तो 4-5 बोर्ड से तो उनमें ये जाएगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखने वाली है कि आपकी आइडेंटिटी कहीं रिवील नहीं होती है। आपकी आइडेंटिटी, आपका नाम क्या है, कैसे क्या नहीं है। इनफैक्ट यूपीएससी में कहीं ना कहीं आपकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है, लेकिन बीपीएससी में मैंने देखा है कि ये रिवील नहीं होती है। तो आपको एक पर्चा दिया जाता है जिसमें आपका कैंडिडेट कोड, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, एक कैंडिडेट कोड होता है और एक बोर्ड का नाम लिखा रहता है, और बोर्ड का नाम भी नदियों के नाम पे होता है। फॉर एग्जांपल कोसी बोर्ड हो गया, ठीक है, गंगा बोर्ड हो गया। और इन बोर्ड्स में चेयरमैन होते हैं जो कि रोटेट भी कर सकते हैं या फिर सेम भी रह सकते हैं। तो आपको पता नहीं रहता है, आपको अपने इंटरव्यू के 5 मिनट पहले तक नहीं पता चलेगा कि आप किनके सामने अपना इंटरव्यू देने वाले हो। 5 मिनट पहले ही पता आपको चल पाएगा कि अच्छा ये कोसी बोर्ड में ये चेयरमैन बैठे हुए हैं। ठीक है, या कई बार हो सकता है कि आपको अंदर जाते ही पता चले। ठीक है, तो मैं अपने इंटरव्यू की बात करता हूँ। मेरा 68th बीपीएससी का इंटरव्यू हुआ था एंड डेट थी 11th जैन 2024। सो असल में ये वीडियो बनाने में मुझसे काफ़ी देरी हुई है, 2 साल की देरी हो गई है, बट बेटर लेट देन नेवर। सो ये था मेरे 68 बीपीएससी का डेट। ठीक है, डीवी हमारी हो चुकी थी। उसके बाद जो मैंने प्रोसेस बताया उसके तहत मैं वहाँ गया, मुझे एलोकेट हुआ, और मैं सेकंड शिफ्ट में सेकंड टू गो, मतलब मेरे पहले कैंडिडेट थे और वो जो कैंडिडेट थे उनका भी सिलेक्शन हुआ। बाद में जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है, एंड हम लोग फिर भी पार्ट ट्रेनिंग में भी मिलते हैं। तो वो एक सरियल फीलिंग थी, अच्छी फीलिंग थी कि साथ में इंटरव्यू दिया और हमारा हुआ। ठीक है, तो जो पहले कैंडिडेट थे वो गए। ठीक है, जब पहले कैंडिडेट गए उसके बाद तब तक मुझे वेटिंग करने के लिए एक अलग कमरे में ले गया। 2-4 कमरे में आपको ये टहलाते हैं वहाँ पे। ठीक है, और लास्टली जो इंटरव्यू हो रहा होता है उसके पहले आप वेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू हो रहा होता है, उसके बाद एक बेल बजती है, तब पता चलता है आपको कि आपका नंबर आ गया है। तो अब मैं उस कमरे का एक व्यू आपको देना चाहूँगा। ठीक है, तो कमरे में खासकर मैं सिटिंग अरेंजमेंट जिस तरह से रहती है उसकी एक बात करना चाहूँगा।
ऑलमोस्ट स्क्वायरल फेस का ये आपका होता है टेबल, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट मतलब मी, यहाँ पे मेरे लिए जगह थी, यहाँ पे चेयरमैन रहते हैं, ठीक है। इनको मैं मेंबर 1 भी बोल सकता हूँ। यहाँ पे मेंबर 2 बैठते हैं, यहाँ मेंबर 3, यहाँ मेंबर 4, और काफ़ी क्लोज रहता है, इतना डिस्टेंस नहीं होता है। तो यहीं पे पहले मिथ नंबर 1 आ जाता है। यहीं पे मिथ नंबर 1 यही आता है कि जो अरेंजमेंट होती है, आप कोचिंग्स में देखते हो कि बिल्कुल पास दूर बैठाया जाता है, और क्योंकि उनको वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है, बट यहाँ पे कुछ है नहीं, तो ये काफ़ी क्लोज रहता है। ये जो टेबल भी बहुत बड़ा नहीं होता है, और आपका पैर हाथ वगैरह नहीं दिखेगा, आप बिल्कुल टेबल से सट के चेयर लगी रहती है और आप वहाँ बैठते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वेट कर रहा था। जब मेरी बारी आई तो मैं यहाँ आया, ठीक है। उसके बाद बोला कि आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे गेट थी, तो मैंने फिर यहाँ पे बोला कि मे आई कम इन सर, ठीक है। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है आइए। फिर मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे खड़ा हो गया और सबको मैंने ग्रीट किया। सारे मेल मेंबर्स थे, तो मैंने चेयरमैन सर को देखते हुए बोला कि गुड आफ्टरनून सर। उसके बाद फिर बाकी सारे लोग थे। हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मैंने गुड आफ्टरनून ना बोल के नमस्ते सर बोला था। ये थोड़ा सा बोल्ड था, लेकिन मुझे लगा कि सिंस मीडियम पे भी एक बात ये है कि बीपीएससी आपसे कहीं मीडियम डिक्लेयर नहीं करवाता है। तो आप देखोगे कि कोचिंग में इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम आपसे ऐसे एंट्री मांगते हैं और उस बेसिस पे इंटरव्यू कराते हैं। बीपीएससी में अंडरस्टूड होता है, अनडिक्लेयर्ड रहता है कि आपका जो इंटरव्यू है वो हिंदी में ही रहेगा, ठीक है। तो मैंने इसको नमस्ते बोल के थोड़ा सा और कल्चरल एलिमेंट को लाने की कोशिश की, और हाथ जोड़ के मैंने नमस्ते बोला था, ठीक है। बाकियों को भी आई कांटेक्ट किया था बाकियों के साथ। उसके बाद मैं यहाँ पे खड़ा हो गया था। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है बैठिए आप। फिर उसके बाद मैं अपने जो भी मेरा सूट था उसका बटन खोलते हुए मैं यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। यहीं पर एक और मिथ आता है कि जिस तरह से मतलब एक सीरियस माहौल बहुत बना रहता है कोचिंग्स में, कि जैसे लगता है कि आपका बिल्कुल वो एक एक करके आपको यहाँ पे बेइज्जत करने के लिए बैठा है। ऐसा नहीं होता है, काफ़ी कोर्डियल माहौल रहता है। वो आपको पता चल जाएगा, चेयरमैन जो सवाल उन्होंने जो पूछा, उन्होंने क्या सवाल पूछा उससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे चेयरमैन इम्तियाज करीमी सर थे। अभी वो रिटायर कर चुके हैं जब बीपीएससी चेयरमैन के बाद। तो उस समय वो एक मेंबर ही थे केवल बीपीएससी के। तो जो मेंबर्स होते हैं वही बोर्ड्स के चेयरमैन बन जाते हैं। तो उस समय वो चेयरमैन थे, ठीक है। तो सर थे यहाँ पे। फिर उन्होंने मुझसे सिंपल पूछा कि सो आपने 2021 में ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। उन्होंने पूछा कि ग्रेजुएशन इन 2021। अब यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है कि क्या उनके पास पहले से आपका कोई रिकॉर्ड रहता है कि नहीं, ठीक है। मुझे पूरे इंटरव्यू में कहीं नहीं लगा कि उनके पास कोई बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है मेरे बारे में, लेकिन ये रिकॉर्ड था उनके पास, ठीक है। जैसे यूपीएससी में आपके पास एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसमें आपका सब कुछ, हॉबी, कॉलेज और क्या आपने किया, सब कुछ रहता है। उनके पास ऐसा नहीं रहता है। जो यहाँ कोड की मैं बात बोल रहा था कि कोड रहता है जिसमें, तो वो से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो छुप जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास ये था, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है। आई डोंट नो कि बाकियों के साथ ही ऐसा हुआ कि नहीं, लेकिन उन्होंने मुझसे खुद से पूछा कि 2021 में ग्रेजुएशन किया। मैंने बोला जी सर। उसके बाद जो चीज़ें हुई वो कॉन्वर्सेशन बेस्ड हुई, मतलब आप जो बोलोगे वही आपके पूछने का टॉपिक बनते जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनके पास पहले से कोई बहुत रिकॉर्ड है, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने 2021 में ग्रेजुएशन किया है। मैंने बोला जी सर। तो किस सब्जेक्ट में किया है? तो मैंने बताया सेरामिक इंजीनियरिंग, क्योंकि सेरामिक इंजीनियरिंग में ही मेरा बीटेक है, 2021 में मैंने वो किया था। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ से किया है, भागलपुर से या बाहर से, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा आईआईटी बीएचयू वाराणसी से था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अगर मैं वाराणसी बोलूँ तो कहीं उनको ये ना लगे कि हाँ ये आउटसाइडर कैंडिडेट है, क्योंकि एक परसेप्शन होता है, ठीक है। ऑल्दो यूपी के बहुत सारे लोग हमारे सर्विसेज में हैं, लेकिन एक परसेप्शन कहीं ना कहीं इनसाइडर आउटसाइडर का आ सकता है, ठीक है।
मैं अपने उस समय ऑप्शनल जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था वेल वर्स्ट भी नहीं था उससे, तो मैंने इस चीज़ को अवॉइड करना समझा। तो मैंने काफ़ी लिमिटेड तरीके में बोला कि नहीं सर, मैंने बाहर से नहीं किया है, मैंने भागलपुर से नहीं किया है, ठीक है। मैंने ये नहीं बताया कि कहाँ से किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये यहाँ पर फिर वो कॉन्वर्सेशन आगे चलता गया, वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे थे और वन लाइनर जवाब मैं दे जा रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने चेयरमैन सर ने ही पूछा कि अभी किसी सरकारी नौकरी में है, ठीक है, अभी किसी सरकारी नौकरी में है। मैंने बोला नहीं सर। तो अभी क्या कर रहे हैं? तो मैंने बोला कि मैं सिविल सर्विसेज की ही तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने कोई फिर बहुत ज़्यादा नहीं किया, अच्छा बेरोजगार हैं ऐसे कैसे जो मॉक में आप देखते हो यूजुअली, ऐसा नहीं है। मैंने सिंपल बोला कि हाँ भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा, चेयरमैन सर ने उन्होंने ही पूछा कि जैसे कि आपके पोस्ट प्रेफरेंस बताइए, ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंसेस उन्होंने पूछा। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे कहीं ना कहीं तैयारी के टाइम पता चली थी कि आपको अपने पोस्ट का नाम नहीं सर्विस का नाम लेना चाहिए, क्योंकि पोस्ट तो आपका जो पहला पोस्टिंग होता है वो है। सर्विस जब आप बोलते हो तो वो एक फील देता है कि आप पे एक सर्विस करने के नज़रिए से आए हो और आपको जो पोस्ट उसमें मिले तो वो होगा। तो मैंने बताया कि बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस, बिहार एजुकेशन सर्विस और बिहार फाइनेंशियल सर्विस। उस समय बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की कोई सीट्स नहीं थी, ठीक है। तो मैंने उस चीज़ का मैंने बस ये बताया कि ये है। तो मैं ये भी बोल सकता था कि सब रजिस्ट्रार या फिर प्रोग्राम ऑफिसर और या फिर स्टैक, लेकिन वो काफ़ी लिमिटेड हो जाता, ठीक है। तो मैंने सर्विस का नाम दिया। तो जो लोग सुन रहे हैं इस चीज़ को आप अपने इंटरव्यू में इम्बाइब कर सकते हैं कि आप सर्विस का नाम दीजिए, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा और लेवल 7 में कौन से हैं, सिंस ये लेवल 9 के पोस्ट हैं तो लेवल 7 में कौन है। तो उसमें मैंने बोला बिहार रेवेन्यू सर्विस और फिर उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और कुछ इन सर्विसेज के रिलेटेड जो मेरे सर्विसेज थे उनका मैंने नाम लिया, ठीक है। ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन नहीं हुआ। मुझे लगा कि वो बस एक कॉन्वर्सेशन एक स्टार्टर की तरह, ये स्टार्टर की तरह बिहेव कर रहे थे कि हाँ ठीक है, एक टोन सेट कर सके इंटरव्यू का, ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझसे वही लेवल 7 के क्या पोस्ट हैं वो पूछा। क्या उनके पास ये डिटेल होती है? आई डोंट नो कि उनके पास ये डिटेल थी या नहीं, लेकिन अगर कहीं डिटेल अगर उनके पास होती और मैं कॉन्ट्राडिक्ट करके ऐसा कोई जवाब देता तो वो मेरे लिए सही नहीं होता। तो मैंने जो पोस्ट प्रेफरेंस डाली थी उसी चीज़ का जिक्र किया और मैं भी आप लोगों से यही बोलूँगा कि आप भी वही करना, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल कि आज के लिए कहीं कोचिंग में मॉक दिए थे क्या? आज के लिए, आज इस टाइप के सवाल आज कुछ बोर्ड्स पूछते हैं। तो मैंने लिया था, तो मैंने ऑनेस्टली बोला कि जी सर मैंने दिया था, ठीक है। तो अगर कोई नया एस्पिरेंट हो, अगला सवाल उनका हुआ कि न्यू एस्पिरेंट हो तो उसको क्या रिकमेंड करेंगे, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो मैंने बोला कि सर कोचिंग के जो मॉक्स है थोड़े कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए सही रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें पीयर बेस्ड मॉक या फिर कोई सीनियर्स से भी मॉक्स करवा लेने चाहिए ताकि एक हमारी ओरिजिनलिटी सिक्योर रहे, ठीक है। तो मुझे लगा कि वो दे डोंट वांट अ कोच्ड प्रोडक्ट। अगर आप कहीं ना कहीं अपनी ओरिजिनलिटी दिखाते हो तो वो एक प्लस पॉइंट होगा। तो इस सवाल के थ्रू मुझे मौका मिला कि नहीं मैं ओरिजिनल हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं एक कोचिंग डिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ, मैंने खुद से भी चीज़ों को किया है, सीनियर से वो किया है, तो ऐसा मैंने बोला, ठीक है। तो खैर उनके एक्सप्रेशन से कुछ पता नहीं चल रहा था कि उनको अच्छा लग रहा था कि नहीं लग रहा था, लेकिन ठीक है मैंने अपने हिसाब से दिया और मुझे अपने आप में सेटिस्फाइड लग रहा था, ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। तो जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारे डिटेल्स उनके पास नहीं होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट ये सारी चीज़ें हैं नहीं, बस ऑप्शनल आपसे वो पूछ सकते हैं, हॉबी आपसे पूछ सकते हैं, आप देखोगे कि आगे मुझसे पूछा है। तो ये कुछ एरियाज है जो एक स्टार्टर पॉइंट होते हैं, बाकी आप जो बोलोगे उसी से सवाल बनेगा, ठीक है। तो चेयरमैन आई थिंक 2-3 मिनट चला होगा, उसके बाद हम मेंबर 2 पे आ गए, ठीक है। मेंबर 2 पे आ गए। मेंबर 2 जो थे उन्होंने ऑप्शनल, जो मैंने अभी चेयरमैन सर ने पूछा था कि ऑप्शनल क्या है PSIR, तो उन्होंने उसी को उठा के उसी को क्लू पकड़ के अगला सवाल मुझसे ऑप्शनल का ही किया कि आप उसको साइंस का भी सवाल बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर सबमरीन
न्यूक्लियर सबमरीन और नॉर्मल सबमरीन में क्या अंतर है। ठीक है, तो मतलब एक जैसा एक इंट्यूटिव लग रहा है सिंपल कि नॉर्मल सबमरीन में जो यूज होगा उसके कल पुर्जों में वो अपना नॉर्मल मटेरियल का बना होगा, न्यूक्लियर सबमरीन में न्यूक्लियर का बना होगा। मैंने ऐसा बोला, ठीक है। तो इस पर उन्होंने बोला कि नहीं ये गलत है। ठीक है, तो सर मेरा थोड़ा एक्सप्रेशन यहाँ पे थोड़ा हक्का बक्का टाइप हो गया। तो मेंबर 3 उन्होंने यहीं पे रेंडमली पिक किया और बोला कि ठीक है मैं आपको एक हिंट देता हूँ, और उन्होंने हिंट दिया कि न्यूक्लियर सबमरीन पानी के अंदर रहने के लिए है। सबमरीन क्या है, पानी के अंदर रहने के लिए होता है। ठीक है, पानी के अंदर रहने के लिए होता है। तो मुझे लगा कि पानी के अंदर रहने के लिए होता है तो कहीं ना कहीं उसका लॉन्गिविटी और वो कितने समय तक स्टे कर पा रहा है ये एक फैक्टर है। तो मैंने उस हिंट को कैच करते हुए बोला कि सर न्यूक्लियर मटेरियल यूज होने के कारण इसकी लॉन्गेविटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हाँ लॉन्गेविटी बढ़ जाती है और न्यूक्लियर सबमरीन जो है रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस को जो है वो स्लो रहता है इसमें, इस चलते वो लॉन्ग होता है। तो कहीं ना कहीं हिंट को तो मैंने कैच कर लिया, एक बार में मैं नहीं बता पाया, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिसको आपको आइडिया नहीं तो आप सिंपल बोल सकते हो कि सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, आप हिंदी में जैसे आप बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहीं पर आप कोचिंग में देखोगे कि आपको काफ़ी ग्रिल करने लगेगा, अच्छा आपका ऑप्शन तो PSI है, आपको ये भी नहीं पता। नहीं पता, उन्होंने हिंट दिया, और हिंट अगर आप कैच कर ले रहे हो इट सिंपली मीन्स कि आप प्रैक्टिस के साथ एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ न्यूक्लियर लॉन्गेविटी की बात हो गई। फिर उन्होंने पूछा कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, ऑल्दो ये काफ़ी बेसिक चीज़ है। ठीक है, मुझे पता होना चाहिए था बट मुझे पता नहीं था, तो मैंने सीधे बोल दिया कि सॉरी सर अवेयर नहीं हूँ उसके बारे में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने फिर अगला सवाल पूछा कि क्वाड के मेंबर्स के नाम बताइए। ठीक है, कहीं ना कहीं इस सवाल में मैं नहीं बता पाया तो मुझे लगा कि थोड़ा सा वो क्वेश्चन को ईज अप कर दिया उन्होंने ताकि थोड़ा कन्वर्सेशन हो सके। तो ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच दिखता है जो कि कोचिंग में मिस रहता है कहीं ना कहीं। तो उन्होंने क्वाड के मेंबर के नाम बताइए, तो ऑफकोर्स 4 मेंबर आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, US, सिंपल। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा कि ये किस रीजन में एक्टिव है, किस रीजन में, तो मैंने बोला कि इंडो पैसिफिक में। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं डिटेल करना, जो पूछा गया आप सीधे जवाब दो। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि नाटो जो है उसका नया ऑफिस जो है जापान में खुल रहा है, तो क्या इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बोला कि सर इस रीजन में चाइना को कंटेन करने के लिए सही है, लेकिन हमें अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करते हुए ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, आपने दिखा दिया कि आपके पास अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, उसके बाद चीज़ें जो हैं मेंबर 3 के पास गई। अब ऑप्शनल से काफ़ी सवाल हो चुके थे, तो मेंबर 3 जो है वो हॉबी पे जाते हैं। ठीक है, उन्हें पूछा कि आपकी हॉबी क्या है। कहीं उनके पास कुछ नहीं था कि क्या है क्या नहीं, उन्होंने मन से पूछा हॉबी क्या है। मैंने बोल दिया कि पोएट्री सर, पोएट्री राइटिंग। ठीक है, पोएट्री राइटिंग एंड रीडिंग। तो उन्होंने फिर बोला कि अच्छा ठीक है अपनी लिखी हुई कोई पोएट्री सुनाइए। ठीक है, तो मैंने उस समय कुछ गज़ल लिखे हुए थे, कुछ शेर टाइप का बहुत कुछ मेरे पास लिखा हुआ था, तो मैंने उसको सुनाया। 2-3 स्टांजा या कपलेट्स आप बोल सकते हो, वो सुनाया, और वो थोड़ा फ्लो में था, रिदमिक था। तो उसके बाद उन्होंने वाह वाह करके उसको मतलब सराहा। तो मुझे लगा कि वो भी एक हाई पॉइंट था कहीं ना कहीं मेरे इंटरव्यू में, कि मैंने अपने हॉबी को अच्छे से जस्टिफाई कर दिया। ऐसा नहीं लगा कि हाँ बस बोल दिया कुछ भी। उससे वो नॉलेज बेस पे पूछ सकते थे कि पोइट्री का मतलब क्या है, पोइट्री के फ्रेजेस क्या हैं, लेकिन उन्होंने ये मुझसे पूछा कि पोइट्री आप बताइए, और मैंने सुना दिया, तो वो एक पॉजिटिव रहा। ठीक है, उसके बाद इस मेंबर ने पूछा कि सेरामिक इंजीनियरिंग क्या है। तो ये मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था, तो सेरामिक इंजीनियरिंग क्या है, तो मैंने बता दिया कि ये सेरामिक एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मटेरियल होते हैं जो कि 500 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा के टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, जिसके चलते इनका वेरियस एप्लीकेशन है। ठीक है, उसके बाद M3 के बाद चीज़ें गई M4 के पास, जो मेंबर 4 हो गए। ठीक है, तो मेंबर 4 है, उन्होंने वही सेरामिक वाले से ही आगे उसको पूछा कि टाइल भी एक सिरामिक है। ठीक है, कप भी एक सिरामिक है, दोनों में अंतर क्या है।
अब डिस्पाइट बीइंग अ सेरामिक ग्रेजुएट मुझे उस समय बहुत अच्छे से याद नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को पता था कि इनके प्रोसेस में, कॉम्पोजिशन में और जो ग्लेजिंग मटेरियल यूज होता है इनमें डिफरेंस होता है। टेक्निकल वर्ड्स मेरे पास नहीं थे, तो मैंने इसी के उस पर एक नॉट अ वेरी एक्सीलेंट आंसर बट ठीक है एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे दिया इस पर। ठीक है, फिर वो मुझसे पूछते हैं कि बांग्लादेश के साथ इंडिया के रिलेशन को कैसे देखते हैं। ठीक है, बांग्लादेश इंडिया अभी 2026 में हम हैं तो ये रिलेशन बिल्कुल यू टर्न ले चुका है, लेकिन 2024 में जब मैं दे रहा था इंटरव्यू तब ये बहुत अच्छे फेज से गुजर रहा था। शेख हसीना वहाँ पे पीएम थी और एक वर्ड यूज किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, सोनाली अध्याय। ठीक है, सोनाली अध्याय मतलब गोल्डन चैप्टर, क्योंकि 100 ईयर्स 50 ईयर्स हो चुके थे हमारे रिलेशन को बांग्लादेश इंडिया के, एंड काफ़ी अच्छे से गुजरा। तो मैंने बोला कि सर उससे बेटर एक्सप्रेशन तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो आप ऐसे जो मंत्री हैं या फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके कोट को भी आप बोल सकते हैं यूज करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद वो अचानक से टर्की और इंडिया के रिलेशन पे आ गए कि टर्की और इंडिया के रिलेशन में इतनी खटास क्यों है। उस समय कुछ इशू चल रहा था। ठीक है, तो जैसा मैं नॉलेज था कि टर्की जो पाकिस्तान फैक्टर है उस वजह से ज़्यादा खटास है, क्योंकि टर्की ने अपना सारा जो भी इसका गुडविल है वो पाकिस्तान को दिया है और इस वजह से इंडिया के साथ अच्छे से वो नहीं कर पाता है। ठीक है, फिर वो पता नहीं क्या हुआ कि वो टर्की और रशिया पे चले गए, जो कि यूजुअली हम पढ़ते नहीं हैं। इवन PSIR में भी इस तरह से पढ़ने का वो नहीं है कि टर्की और रशिया के रिलेशनशिप का कैसा है। तो मैंने बोला कि सर मतलब कि टर्की एक नेटो मेंबर है, ठीक है, रसिया नहीं है, इस चलते प्रॉब्लम है, लेकिन स्टिल एक न्यूट्रल रिलेशन दोनों के बीच है और दोनों सीरिया जैसे एरिया में साथ में मतलब कन्वर्जेंस मतलब हम देख सकते हैं। ठीक है, मुझे लगा कि बहुत सेटिस्फैक्ट्री आंसर तो नहीं दे पाया, लेकिन ठीक है मैंने इसका आंसर दे दिया था। ठीक है, फिर कुछ क्रॉस क्वेश्चन हुए थे उससे रिलेटेड एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद जैसे यहाँ पर हुआ, उसके बाद मेंबर 4 ने इनकी तरफ देखा और चेयरमैन ने बोला कि ठीक है आप जा सकते हैं। उसके बाद मैं निकल गया। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि ये टोटल इंटरव्यू लगभग 10 से 12 मिनट चला। ठीक है, कोचिंग वाले आपको आधा घंटा 25 मिनट ऐसा करेंगे, लेकिन 10 से 12 मिनट चला। मीडियम फुल्ली हिंदी थी। ठीक है, आप इंग्लिश में टेक्निकल वर्ड्स को यूज करने के लिए फ्री थे, लेकिन मीडियम फुल्ली हिंदी थी। ठीक है, काफ़ी कॉन्वर्सेशनल था, ऐसा नहीं था कि ग्रिल किया जा रहा है या वैसा, कॉन्वर्सेशनल एंड कॉर्डियल था। ठीक है, ऐसा कोई रेंडम और वियर्ड क्वेश्चंस नहीं थे। ठीक है, जैसा बहुत सारे वीडियोस में दिखा देते हैं, बिल्कुल सब्जेक्ट ओरिएंटेड सवाल थे। क्योंकि मेरा तो पूरा इंटरव्यू ऑप्शनल, हॉबी, मेरा ग्रेजुएशन और एक नॉर्मल पोस्ट प्रेफरेंस इस पर चला। ठीक है, तो बिल्कुल उससे ये था। ठीक है, मैं बाहर जब आया तो मैंने लोगों से बात किया कि देखो ये गया मेरा इंटरव्यू, मैंने बताया, एंड कुछ लोगों ने बोला कि हाँ ठीक चल रहा है, बट कुछ लोगों ने बोला कि नहीं ठीक है एवरेज ही देंगे, करीमी सर एवरेज ही देते हैं। ठीक है, मुझे कोई ये नहीं पता था कि नहीं मेरा बहुत अच्छा गया है या बहुत ख़राब गया है, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं था कि मैं जो कर सकता था मैंने किया। जब मार्क्स आए तो मुझे 95 आउट ऑफ 120 मिले। ठीक है, जो कि करीमी सर के बोर्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट है। मतलब आई एम स्टिल टू फाइंड समवन जिसका इतना आया हुआ है, एंड ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा नंबर आएगा। ठीक है, क्या व्हाट वर्क फॉर मी, अगर आप पूछोगे व्हाट वर्क फॉर मी, देन आई विल से कि सम हाई मोमेंट्स जो पोएट्री को लेके या ऑप्शनल को लेके जो था वो वर्क किया। तो अगर आप अपने इंटरव्यू में ऐसे कुछ एक आध आंसर से, देखिए कुछ क्वेश्चन थे जिन पे मैं सेटिस्फाइड नहीं था, लेकिन देयर वर सम हाई मोमेंट्स। ठीक है, सेकंड एक ओरिजिनलिटी, एक रॉनेस, एक सिक्योर, एक आप इंश्योर वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल आप कोस्ट मटेरियल नहीं लगो, बिल्कुल एक फ्लूइड वे में कि हाँ ठीक है गलती हो रही तो आप बोल रहे हो कि सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, ठीक है मैं पढ़ूंगा। ठीक है, तो आप ओरिजिनलिटी और एक रॉनेस मेंटेन करो। ठीक है, तीसरा
एक कॉन्फिडेंट वहाँ पे दिखना ज़रूरी है, क्योंकि आपने इतने सालों से तैयारी की है। हो सकता है कि आपके पहले वाला इंटरव्यू जो देखे गया वो बहुत अच्छा हो या बहुत ख़राब हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप अपने में कॉन्फिडेंट रखिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, तो ये होगा। ठीक है, तो ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड आई होप कि आपको एक रियल इनसाइडर पिक्चर मिल पाया होगा, जो कि कई बार मिसिंग रहता है। जो लोग इंटरव्यू देने वाले हैं उनके लिए होप ये हेल्प करेगा। अगर इंटरव्यू रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस ट्रांसक्रिप्ट को मैं अपने चैनल पे भी डाल दूंगा, आप वहाँ से एग्जैक्ट क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और जल्दी से इंटरव्यू स्टेज पर पहुँचिए और इसी तरह अपनी ओरिजिनलिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ रखिए। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।